नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और CG व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसमें से हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, तो हमारे साथ आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो दोस्तों जो आगामी भर्ती परीक्षा है छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा, उसमें लगातार पूछा गया है क्वेश्चन है और उसमें आने की पूर्ण संभावना है ना। तो लास्ट तक अवश्य देखिएगा और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहले बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर सीधे नियंत्रण को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा एक नियंत्रण मंडल गठित किया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी पर सीधा नियंत्रण को कार्यान्वित करने के लिए दोस्तों जो मंत्रिमंडल के द्वारा है वो गठित किया गया था, जो नया कानून वो क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जिसमें ईस्ट इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें सीधे नियंत्रण को कार्यान्वित करने के लिए दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया और जिसके अंतर्गत एक नियंत्रक मंडल की दोस्तों जो है व्यवस्था है उसको की गई थी, जिसके तहत जितने भी अधिकार थे वो सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत है वो आ गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नगद फसलें कच्चा माल के रूप में ब्रिटिश शासनकाल में भारत से निर्यात की जाती थी? तो यहाँ पर निर्यात किया जाता था दोस्तों, तो कौन सा वाला जो कच्चा फसल है जिसको भारत के से क्या है निर्यात किया जाता था? कपास, नील, जूट और चाय। तो यहाँ पर देखिए कूट में दिए हुए हैं आंसर, तो इसको आपको बताना है तो कौन कौन से जो पदार्थ थे जो भारत से निर्यात किया जाता था, मतलब एक्सपोर्ट किया जाता था, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला तो कपास है वो यहाँ भारत से ले जाया जाता था, दूसरा नील की खेती किया जाता था यहाँ पर और जूट की खेती किया जाता था। तो ये तीनों चीजें हैं जो क्या है भारत से निर्यात की जाती थी, है ना, भारत से निर्यात किया जाता था। और साथ में ये चाय की खेती है दोस्तों, इसको नहीं किया जाता था क्योंकि जो यूरोपीय कंट्री है वो क्या करते थे, इसको नहीं ले जाते थे, वो लोग कॉफी पीते थे, है ना। तो इस वजह से चाय का निर्यात है वो नहीं किया जाता था। इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एक, दो और तीन। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट या फिर 1853 का चार्टर एक्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस अधिनियम के तहत दोस्तों यहाँ पर जो भारत का व्यापार था, है ना, व्यापारिक एकाधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1813 का जो चार्टर एक्ट था दोस्तों, है ना। 1813 का चार्टर एक्ट के तहत दोस्तों यहाँ पर कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। और बाद में जो चीन से होने वाली कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को भी क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। किसमें? 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें। अगर 1793 का चार्टर एक्ट है दोस्तों, इसके अंतर्गत बात किया जाए तो इसके अंतर्गत कंपनी को भारत में व्यापार वाणिज्य पर एकाधिकार जमाए रखने और अपने हस्तगत क्षेत्रों पर शासन करने की पूरी छूट है वो दे दी गई थी। किसके तहत? 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। 1800 चार्टर एक्ट तो हो गए, अब 1833 का चार्टर एक्ट है उसमें दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक जो भूमिका थी उसको है इसमें समाप्त कर दिया गया था। और पूरी तरह भारतीय प्रशासन के लिए इंग्लैंड के जो राजा थे उसके राजनैतिक अभिकरण के रूप में क्या क्या परिणत कर दिया गया था। और इसी प्रकार से 1853 का जो चार्टर एक्ट है ना, उसमें है आपका जो चार्टर एक्ट है इस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अनिश्चितकालीन के लिए क्या है नवीनीकृत है वो कर दिया गया था। सॉरी यहाँ पर 1853 ये 1753 है ना, 1753 में जो आया था चार्टर एक्ट उसके तहत है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर,
अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र था दोस्तों जो अफीम प्रोडक्शन में ज्यादा प्रसिद्धि हासिल किए हुए थे? तो बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात या फिर असम। तो यहाँ पर दोस्तों जो अंग्रेजी शासन काल है, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में, है ना, तो उस टाइम में जो भारत में जो उत्पादन क्षेत्र था अफीम का, वो था आपका बिहार राज्य है। यहीं से ही जब दोस्तों जो आपका अफीम है उसका उत्पादन है वो किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5वां नंबर का क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी का व्यवसाय सन 1612 में प्रारंभ किया था। कहाँ पर किया था? बंबई में, मैसूर में, सूरत में या फिर सतारा में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, तो व्यवसाय के लिए जो 1612 में प्रारंभ किया दोस्तों, तो वो कहाँ पर किया था? तो उन्होंने क्या कहा था? सूरत सूरत में है वो किया था दोस्तों। जब उस टाइम में 1612 के समय में दोस्तों सूरत क्या था? एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, है ना, और यहीं पर ही क्या किया जाता था? वहां पर उनका जो केंद्र है जिसके तहत इन्होंने व्यवसाय करना है प्रारंभ किया था। कब? 1612 में, है ना। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी? बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, बंबई प्रेसिडेंसी या फिर बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी, दोनों में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में दोनों जगह पर रैयतवाड़ी प्रथा है उसको लागू किया था। तो अंग्रेजों द्वारा दोस्तों जो रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम आपका क्या है? बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में के जो है ना, बंबई और असम है, ये दोनों जगह पर क्या है? अधिकांश भागों पर है वो लागू किया गया था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों प्रत्येक जो पंजीकृत भूमि का जो स्वामी होता था, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था, इनके पास भूमि को रखने और बेचने का अधिकार है वो दे देता था, है ना। लेकिन भूमि कर है जो लगान न देने की स्थिति में उसे भू स्वामित्व के अधिकार से हो क्या कर लिया जाता था? वंचित होना पड़ता, उसको छीन लिया जाता था। और प्रथम बार जो रैयतवाड़ी भूमि कर व्यवस्था को कब लाया गया था दोस्तों? तो 1792 में है वो लाया गया था। और ये मद्रास जो बारामहल जिले में है वो लागू किया गया था दोस्तों। यहाँ पर मद्रास है, वहीं पर है बारामहल जिला, वहीं पर से क्या गया था? इसको लागू किया गया था। साथ में जो बंबई में 1835 में, बंबई में 1835 में लेफ्टिनेंट कंपनी की लेफ्टिनेंट थे, उनके भूमि के सर्वेक्षण के आधार पर दोस्तों जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसको लागू किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भूमि कर की नई प्रणाली का परिणाम था दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या है? अत्यंत ही भयानक रहा था, जिसकी वजह से ये पूरा अर्थव्यवस्था पूरा किसके हाथों में चला गया था? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन है वो हो गया था। मतलब जितने भी टैक्स आते थे वो पूरा उन्हीं के में चला जाता था, और जो भूस्वामी थे उनके पास कुछ नहीं रह जाता था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकद्दमों के साथ या फिर किसानों के साथ? तो यहाँ पर जो स्थायी बंदोबस्त है दोस्तों वो किसके साथ है? वो समझौता किया गया था दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही ही हो जाएगा। जमींदारों के साथ है दोस्तों स्थायी स्थायी बंदोबस्त है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जो इंपीरियल प्रेफरेंस है दोस्तों इसका उपयोग है किसके क्षेत्र में किया जाता है? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, या फिर ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, या फिर भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंडों को दी जा रही तरजीह के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में जो ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, विशेष रियायत है ना, उनके लिए है आपका जो इंपीरियल प्रेफरेंस है उसका प्रयोग है वो किया जाता था। दोस्तों यह जो क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभुत्व और उनके जो उपनिवेश के बीच क्या है? पारस्परिक रूप से अधिनियमित और मुक्त व्यापार समझौते की क्या थी? एक प्रकार की प्रणाली थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? ये पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भारी उद्योगों का अभाव की वजह से दोस्तों यहाँ पर कोई स्वतंत्र विकास है वो नहीं देखने को मिला था। तो किसमें? इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो भारी उद्योगों के अभाव के कारण है दोस्तों ब्रिटिश शासन के दौरान है उस समय क्या होता है? भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? वेलेजली ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कार्नवालिस ने, फिर लॉर्ड डफरिन ने। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो लॉर्ड कार्नवालिस है उनके द्वारा है इस्तमरारी बंदोबस्त है उसको लागू किया गया था, है ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो 1793 में है, 1793 ईस्वी में यहाँ पर क्या है, जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है उसको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा है वो लागू किया गया था। और इसे ही दोस्तों यहाँ पर है जो आपको इसी को ही क्या बोला जाता है, इस्तमारी बंदोबस्त के नाम से है, या फिर मालगुजारी, या फिर जागीरदारी, या फिर बिस्वेरदारी के नाम से भी, अलग अलग जो नाम है उनके नाम से भी जाना जाता है। तो जो दोस्तों, और यह जो स्थायी बंदोबस्त है उनकी जो व्यवस्था है वो सबसे पहले पहला बंगाल में किया गया था, है ना। दूसरा है आपका बिहार में किया गया था, और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में है वो लागू किया गया था। तो इन पॉइंटों को दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से नोट्स बनाकर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था, किनके द्वारा आरंभ किया गया था दोस्तों? कार्नवालिस के द्वारा, मिंटो के द्वारा, या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स, या फिर वेलेजली के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों जो बंगाल और बिहार राज्य में है ना जो स्थायी बंदोबस्त है उसको प्रारंभ किया गया था, तो वो कौन थे? कार्नवालिस के टाइम में है वो किया गया था। और 1793 में जो इस भूस्वामी के लिए जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है उसको लाया गया था, और इसको बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में है वो उसको लागू किया गया था। किनके द्वारा? तो कार्नवालिस के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कार्नवालिस, सर जॉन सोर, या फिर लॉर्ड वेलेजली में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, लॉर्ड कार्नवालिस के समय में। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, तो अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड कार्नवालिस को। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चिर स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि खेतीहरों का पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका क्या कारण था? जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, या फिर खेतीहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। तो इसका क्या कारण था दोस्तों? तो इसका कारण था आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो चिर स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत है ना ये अपेक्षा है वो किया गया था, और खेतीहरों का पट्टा जारी करेंगे करके बोला गया था, है ना। लेकिन पट्टा जारी नहीं किया गया था, कारण यही था कि कोई भी जो जमींदार थे उनके ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण है वो नहीं था, तो अपने मनमर्जी से वो जैसे भी चाहते थे वैसे कर लेते थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहा, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का निर्णय, या फिर जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जमींदारी के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बिहार है उसमें परमानेंट सेटलमेंट यह है, इसी को है स्थायी बंदोबस्त है वो कहा जाता है, और इसको यहाँ पर है दोस्तों 1793 है ना में है वो लागू कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। तो कौन सा संबंध है दोस्तों? स्थायी बंदोबस्त से, या महालवाड़ी बंदोबस्त, या फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सर थॉमस मुनरो है उनके द्वारा है दोस्तों जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है उसको है वो लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के पश्चात है दोस्तों, ये पहले होता है स्थायी बंदोबस्त कब? 1793 में। उसके बाद आया था सर थॉमस मुनरो, उनके द्वारा जो रैयत वाड़ी व्यवस्था है उसको लागू किया गया था, और है ना जो जो यह व्यवस्था था दोस्तों ये आपके जो तमिलनाडु के 12 महल से है वो लागू किया गया था। उसके पश्चात यह व्यवस्था है जो आपके मद्रास में और मुंबई के कुछ हिस्से में, और साथ में पूर्वी बंगाल और कर्नाटक में भी लागू किया गया था। किसको? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर,
किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? बीजी तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, कार्ल मार्क्स ने या फिर एडम स्मिथ ने? तो यहाँ पर दोस्तों जो ब्रिटिश आर्थिक नीति थी, है ना, आर्थिक नीति, वो बहुत ही गंदा प्रकार का नीति बनाया गया, ऐसे करके किनके द्वारा बोला गया था? तो ये था दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कार्ल मार्क्स है उनके द्वारा है दोस्तों इसको बोला गया था, और यह आर्थिक नीति की घिनौनी नीति है करके इनके द्वारा बोला गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन्हीं के द्वारा जो जो ब्रिटिश नीति बनाया, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो नीति बनाया गया था उसकी आलोचना है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में? तो यहाँ पर दोस्तों जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है वो आपका मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी यहाँ पर लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एम एन रॉय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, फिर दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर दोस्तों जो आर्थिक दोहन का सिद्धांत है उन किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा है इस सिद्धांत को प्रतिपादित है वो किया गया था। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए क्या है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत, जिसको ड्रेन थ्योरी की कहा जाता है, उसकी जो सही परिभाषा है वो नीचे किस कथन से आती है वो बोला गया। तो चार ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये चारों ऑप्शन में कौन सा है जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा है वो जो परिभाषा दिया गया था वो? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वाला है, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ये दोस्तों यह परिभाषा है दादा भाई नौरोजी के द्वारा है वो दिया गया था, जो अपवाह सिद्धांत के, है ना, अपवाह सिद्धांत का परिभाषा है वो कहलाता है। तो भारत में जो सर्वप्रथम जो दोस्तों जो धन के बहिर्गमन सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी ही थे, जिन्होंने अपने पुस्तक, इनकी जो पुस्तक है वो उनकी क्या थे? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें है दोस्तों इनकी जमकर क्या होता है, इनके द्वारा है आलोचना है वो किया गया था। साथ में बहिर्गमन से तात्पर्य वो क्या बताया गया था? भारत से धन जो संपत्ति और माल है उनका इंग्लैंड में धन का हस्तांतरण करने से था। तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।